हेलो दोस्तों, सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में मैं सुनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, सीटेट से संबंधित लगातार कक्षाएं आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। उसी के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके साइकोलॉजी सेक्शन में आता है साथियों, मोटिवेशन एंड लर्निंग यानी प्रेरणा और अधिगम पर हम आज चर्चा करने चल रहे हैं। साथियों, यह चैप्टर आपको 1 से 2 नंबर आज की एक अकेली क्लास आपको दिला देगी, क्योंकि ये चैप्टर जो है यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे साथ अगर हेलो दोस्तों, स्टूडेंट करियर में मैं अश्विनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जिस विषय वस्तु पर चर्चा करने चल रहे हैं वह है साइकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मोटिवेशन एंड लर्निंग। साथियों, यहाँ से अब तक के सीटेट के सभी एग्जाम्स में लगभग प्रश्न पूछे गए हैं। साथियों, अगर ये क्लास आज आप लोगों ने कंप्लीट अटेंड कर ली तो यह क्लास आज आपको 1 से 2 क्वेश्चन दिला कर जाएगी। साथियों, सीटेट के लिए यह जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ये अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अदर एग्ज़ाम्स इन द सेंस मित्रों कि टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथियों, आइए आज की इस क्लास से मैं सीटेट के एग्ज़ाम में आपके 1 से 2 नंबर फिक्स कर देंगे। शुरू करते हैं अपने क्लास को। आप हमारी क्लास के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। साथियों, बात करते हैं अभिप्रेरणा एवं अधिगम की, यानी मोटिवेशन एंड लर्निंग की। साथियों, अब मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा की बात करें तो यह इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है या अभिप्रेरणा कहते किसे हैं। तो मित्रों, अगर बात करें अभिप्रेरणा कहते किसे हैं तो किसी कार्य को शुरू कर दिया आपने, ठीक है, तो उसके प्रति रुचि और उत्तेजना, किसी कार्य को शुरू किया है आपने तो उस कार्य के प्रति आपकी रुचि और उत्तेजना जो है उसे बनाए रखने की जो प्रक्रिया है यही मित्रों अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है ना, फिर से सुनिएगा, किसी कार्य के प्रति आपकी रुचि एवं उत्तेजना बनाए रखने की जो प्रक्रिया है यही अभिप्रेरणा है। साथियों, आइए देख लेते हैं हम कि अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो साथियों, अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो वह जो है वह अभिप्रेरणा के इंग्लिश रूपांतरण मोटिवेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं और मोटिवेशन शब्द जो है इसी से अभिप्रेरणा के अर्थ का अभिप्रेरणा का जो अर्थ है वो निकलता है। मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। ध्यान दीजिएगा कि अभिप्रेरणा के इंग्लिश रूपांतरण जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं, मोटिवेशन की उत्पत्ति जो है वो लैटिन वर्ड मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जो है मित्रों वह उत्तेजित करना या प्रेरित करना होता है। ठीक है ना। आइए, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मोटिवेशन के संदर्भ में अभिप्रेरणा के संदर्भ में अपने विचार रखे हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं, जिससे मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट, मोटिवेशन की डेफिनेशन जो है वह और भी क्लियर हो जाएगी। आइए साथियों, देखते हैं पहले गुड महोदय के अनुसार कि गुड महोदय ने मोटिवेशन के संदर्भ में अपनी क्या राय दी है। तो इन्होंने कहा है साथियों कि क्रिया को उत्तेजित करने, नियंत्रित करने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है ना, कहे हैं कि क्रिया को उत्तेजित करने, नियंत्रित करने तथा नियंत्रित रखने की जो प्रक्रिया है यही मोटिवेशन कहलाती है। ठीक है ना, किसके अनुसार? गुड महोदय के अनुसार। उसके बाद बात करते हैं साथियों कि वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ महोदय ने मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के संदर्भ में अपना क्या स्टेटमेंट दिया है उसे भी हम देख लेते हैं। साथियों, वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि प्रेरक व्यक्ति की वह स्थिति जो उसे निर्धारित व्यवहार करने हेतु तथा निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उत्तेजित करती है। मतलब
जो भी आपने एक टारगेट सेट किया है, उस टारगेट के प्रति आपका जो व्यवहार है वह हमेशा मेंटेन रहे तब तक जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त ना कर लेते हैं। यह प्रक्रिया जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्तेजित, आपकी रुचि को बनाए रखने की जो प्रक्रिया है, यही जो है मित्रों मोटिवेशन है। इसी को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। साथियों, ये क्लास जो है वो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास से आप आखिरी तक बने रहिएगा। साथियों, आगे हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना, यानी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात करें मित्रों, तो अभिप्रेरणा जो है वह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली अभिप्रेरणा जो है उसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा या हम इंटरनल मोटिवेशन कह सकते हैं, और दूसरी की बात करें तो वह बाह्य अभिप्रेरणा या हम उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन कह सकते हैं। आइए साथियों, एक एक को हम देख लेते हैं, क्या आंतरिक अभिप्रेरणा होती है और क्या बाह्य अभिप्रेरणा होती है। साथियों, आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करें तो कहा जाता है कि वे आंतरिक शक्तियाँ जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती हैं। वे आंतरिक शक्तियाँ जो व्यक्ति के व्यवहार को अभिप्रेरित करती हैं या उत्तेजित करती हैं, उसी को अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे भूख, प्यास, नींद, प्यार आदि जो है यह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। मित्रों, इन एग्जाम्पल्स को दिमाग में बैठाए रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स से आपके एग्जाम में प्रश्न बार बार बने हुए हैं। जैसे बात की जाए कि भूख की, तो भूख के लिए या प्यास के लिए, ठीक है ना, या नींद के लिए, आपको नींद आ रही, तो क्या इसके लिए क्या कोई बाह्य कारक जिम्मेदार होता है? नहीं मित्रों, आपकी आंतरिक शक्तियाँ जो होती हैं वही आपको बताती हैं, वही आपको फील कराती हैं कि आपको भूख लगी। आप किसी को देखा या आपका किसी के प्रति प्रेम या स्नेह उत्पन्न जो होता है वो किसी बाह्य कारकों से नहीं होता साथियों, बल्कि यह जो है यह आपकी इंटरनल फीलिंग्स हैं, आंतरिक भावनाएं हैं, जिससे आप किसी के प्रति क्या करते हैं, आपका स्नेह उत्पन्न होता है, आपका प्रेम उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं, इंटरनल मोटिवेशन के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद बात करेंगे बाह्य अभिप्रेरणा यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात करें साथियों, तो ये है कि पहले से निर्धारित कोई ऐसा उद्देश्य जिसे प्राप्त करना व्यक्ति का लक्ष्य हो, बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। आपने कोई टारगेट क्या किया, सेट कर लिया, और उस टारगेट को अचीव करना जो है यह बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। जैसे आपने यह सोच लिया है कि आपको एक टीचर बनना है, आप प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनेंगे, तो आपने क्या किया, एक टारगेट सेट कर लिया, और उसे अचीव जब आप कर लेंगे तो या जो आपने सेट किया तो यह क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा, क्योंकि वह आपको हमेशा मोटिवेट रखेगी। आप जो है, अगर यूपी की बात करें, यूपी प्राथमिक में आपको शिक्षक बनना है या आपको केवीएस में शिक्षक बनना है, तो आप क्या करेंगे, सीटेट पास करेंगे या यूपी टेट पास करेंगे, उसके बाद लिखित परीक्षा को पास करेंगे, तब जा कर के आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे, एक शिक्षक बनेंगे। तो अब वह टारगेट जो आपने सेट किया है कि हमको अध्यापक बनना है, उसके प्रति आपको मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेटेड इच्छा शक्ति जो आपकी है, आपकी रुचि जो है, आत्मसम्मान, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उसके प्रति क्या रखेंगे, मोटिवेटेड रखेंगे, उत्तेजित रखेंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें मित्रों, तो हो जाती है रुचि जो है, आपकी इच्छा जो है, आत्मसम्मान जो, सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल प्रेस्टाइज कह सकते हैं, प्राइज, पुरस्कार कह सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं मित्रों, जैसे आप किसी से पुरस्कार प्राप्त करते हैं या किसी को पुरस्कार देते हैं, तो अगर प्राप्त करते हैं तो जो आपको देता है पुरस्कार वह आपके लिए बाह्य मोटिवेशन का, बाह्य अभिप्रेरणा का कार्य करता। आप किसी को पुरस्कार देते हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए क्या होंगे, बाह्य मोटिवेटर होंगे, एक्सटर्नल मोटिवेटर होंगे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं मित्रों। ये रहे अभिप्रेरणा के प्रकार जिसे हम देख लिए मित्रों। इसके एग्जाम्पल्स को आप दिमाग में बैठाए रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो हैं वो बने रहें। साथियों, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी मित्रों को
वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट जो है वह मित्रों है एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के तत्व। अभिप्रेरणा के तत्व की बात करें साथियों तो यह भी दो प्रकार की होती है। एक सकारात्मक अभिप्रेरणा यानी पॉजिटिव मोटिवेशन कह सकते हैं और दूसरी जो है साथियों वह नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है जिसे हम नेगेटिव मोटिवेशन कह सकते हैं। आइए एक एक को हम देख लेते हैं साथियों। पॉजिटिव यानी सकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा की बात करें तो साथियों इसमें है कि इस अभिप्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है। इस कार्य को करने से उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई 8 से 10 साल का बच्चा है और वह सुन ले कि किसी पड़ोसी उसके आसपास कहीं मेला लगा है, तो आप देखेंगे मेला देखने के लिए उसे किसी और को बताना नहीं होगा बल्कि वह खुद पता कर लेता है और मेला चला जाता है, या अपने अगर ज़्यादा छोटा है तो अपने भाई बहन या माता पिता को अपने साथ लेकर के मेला देखने चला जाता है। जिससे क्या हुआ, यह मेला देखने के लिए किसी और को उसे नहीं बताना पड़ा, नहीं ले जाना पड़ा ना, तो यह होती है पॉजिटिव मोटिवेशन। मतलब बच्चा जो है वह स्वयं उसे कर लेगा और उससे उसे सुख और शांति मिलती, क्योंकि जब वो मेला देख लेगा तो देखेंगे आप कि वह कितना खुश रहता है, और वहीं अगर आप किसी ने डांट दिया तो वह बच्चा कितना निराश हो जाता है। ठीक है ना, तो इसे आप कह सकते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें नकारात्मक अभिप्रेरणा यानी नेगेटिव मोटिवेशन की, तो नेगेटिव मोटिवेशन की बात करें साथियों तो ये है कि इस प्रकार में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है, जिससे उसे वांछनीय या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है साथियों, जब बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो आप देख सकते हैं कि बच्चे को विद्यालय जाना कितना बुरा लगता है, वह विद्यालय नहीं जाना चाहता, लेकिन विद्यालय जब जाता है वो तो क्या मिलता है, उसे शिक्षा प्राप्त करता है। और जैसे जैसे वो अपनी एज को जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो आप देखते हैं कि बच्चा अपना टारगेट सेट करता है और जो टारगेट सेट करता है उसे वो अचीव करता है। लेकिन शुरुआत में क्या होता है, विद्यालय जाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, ढकेलना पड़ता है, ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में विद्यालय जाना उसके लिए क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन। लेकिन बाद में वो चीज़ें उसे वांछनीय टारगेट या जो उसने सेलेक्ट कर रखा है कि हमें ये अचीव करना है उसे प्राप्त करवाती हैं। ठीक है ना। तो ये रहे मित्रों मोटिवेशन के दो एलिमेंट्स, एक था पॉजिटिव मोटिवेशन और दूसरा था नेगेटिव मोटिवेशन। आइए साथियों कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उन्हें हम देखते हैं। साथियों यह आज की क्लास जो है वह आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपके 1 से 2 मार्क्स जो हैं वो फिक्स हो जाते हैं। साथियों बात करते हैं मोटिवेशन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की, जो कि अगर प्रश्न बनता है तो यहाँ से, या फिर आप देख सकते हैं वैसे बहुत सिलेक्टेड चीज़ों को मैंने रखा है आपके क्लास में, यहाँ से आप देखेंगे अधिकतर क्वेश्चन, यहाँ से तो एक क्वेश्चन पक्का बनना ही बनना है आपका, और अगर 2 बने तो आप देखेंगे कि वहाँ जैसे आपने मोटिवेशन के टाइप्स देखे वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। या अभी एक और पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा जहाँ आप देखेंगे कि मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, तो यहाँ से मिलकर के आपको एक प्रश्न वहाँ से मिल सकता है। ठीक है ना। तो आइए हम पढ़ते हैं आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत यानी हायरार्की थियरी ऑफ नीड्स, जिसको किसने दिया था, ध्यान दीजिएगा, मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की थियरी ऑफ नीड्स दिया था, यानी आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। इन्होंने मित्रों क्या किया था, जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया तो इन्होंने यह सेट किया, मतलब आइए एक एक चीज़ों को हम देख, इन्होंने क्या किया कि एक 5 क्रम के रूप में इन्होंने एक टेबल दिया। ठीक है ना।
तो हुआ क्या, उन्होंने सेट किया कि एक एक स्तर पर व्यक्ति जो, जैसे पहले स्तर को जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद नेक्स्ट पर जाता है, उसके बाद नेक्स्ट पर जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने एक व्यक्ति के बारे में चीज़ों को बताया, ठीक है ना, आवश्यकताओं को रिप्रेजेंट किया, इनके जो सिद्धांत की कहानी है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को देख लेते हैं साथियों। देखिए, मैस्लो के अनुसार आवश्यकताओं के कई स्तर होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें व्यक्तिगत पूर्णता के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को पूरा करने का प्रयत्न करना पड़ता है, ठीक है ना। आपने मान लीजिए शुरुआत की तो आपको उस आवश्यकता के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा, तभी आप उस कार्य को या उस लक्ष्य के आप उच्चतम स्तर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। फिर देख सकते हैं साथियों कि अब इन्होंने कहा, मतलब अब्राहम मैस्लो ने कहा कि सभी मनुष्य प्रकृति से अच्छे होते हैं तथा अपनी सफलता के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। ये इनका एक नज़रिया था साथियों, अब्राहम मैस्लो का व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में इनका अपना नज़रिया था कि हर व्यक्ति जो होता है वो प्रकृति से अच्छा होता है और वह अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करता रहता है, ठीक है ना। फिर आप देख सकते हैं नोट है, यह नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। सिद्धांत के 5 चरणों में नीचे के 3 स्तर निम्न स्तर तथा ऊपर के 2 स्तर उच्च स्तर कहलाए, ठीक है ना। अब आइए साथियों इनके हम ग्राफ को देख लेते हैं, जिसको इन्होंने अपना आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है साथियों। आइए देख लेते हैं। यह है आपका मैस्लोज पिरामिड कह सकते हैं इसे, है ना। अब देखिए, मैंने इसमें आपने पहले आपने देखा नोट के माध्यम से कि इसके नीचे के 3 स्तर जो हैं ये देख सकते हैं आप, इसे आप निम्न स्तर कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये 2 स्तर जो हैं साथियों, इसे आप उच्च स्तर कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाया जाता है इसमें, ये देख सकते हैं आप, ये सीक्वेंस होता है इसका, ठीक है ना। सबसे पहले की स्थिति बताएं आपको, तो आप देख सकते हैं सबसे पहली स्थिति जो होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। क्या होती है? फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं साथियों, जीवन की मांग कह सकते हैं, या आप इसे क्या कह सकते हैं, शारीरिक आवश्यकताएं कह सकते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताओं में क्या क्या आ सकते हैं, तो आप जान सकते हैं कि एक व्यक्ति के शारीरिक आवश्यकताओं की बात करें तो उसे क्या चाहिए, भोजन चाहिए, उसे क्या चाहिए, पानी चाहिए, है ना, उसे क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो ये एक व्यक्ति की बिल्कुल फिजिकल नीड्स हैं या बिल्कुल बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है ना। तो साथियों इसे इन्होंने सबसे निचले स्तर पर रखा, यानी भोजन, पानी, वर्ध, रेस्ट, यानी आपको फूड, वाटर, वर्ध मतलब संपत्ति, और साथ ही साथ आपको आराम की आवश्यकता होती है, या फिजियोलॉजिकल नीड्स थी, जो कि इन्होंने सबसे निचले स्तर पर रखा। जब व्यक्ति इसे प्राप्त कर लेता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आवश्यकताओं को प्राप्त करने के संबंध में ये चीज़ें रिप्रेजेंट किए हैं, इनका सिद्धांत है। तो जब इन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड्स प्राप्त कर ली तो ये व्यक्ति जो हो वो ऊपर की सोचता है। जब इसे खाना पीना संपत्ति मिल गई तब ये सुरक्षा के बारे में सोचा। आप कोरिलेट करेंगे तो बिल्कुल सीधे सीधे आप ऊपर तक पहुंच जाएंगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं इसे आवश्यकता पड़ती है सेफ्टी नीड्स की, ठीक है ना, यानी क्या चाहिए, इसको सुरक्षा चाहिए, फिर इसे सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिसमें यह सिक्योरिटी चाहता है, सेफ्टी चाहता है, यानी दैहिक और आर्थिक, मतलब ये फिजिकली और इकोनॉमिकली क्या होना चाहता है, सिक्योर होना चाहता है, ठीक है ना। ये शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से सिक्योर होना चाहता है, ये इनके दूसरे स्टेज में आ जाता है, दूसरे लेवल में आ जाता है, ठीक ना, यानी सेफ्टी नीड्स जिसे बोलते हैं। सेफ्टी नीड्स प्राप्त करने के पश्चात क्या होता है साथियों, ये अपने पास पड़ोस या समाज में क्या करेगा, पास पड़ोस या समाज में लोगों से संबंध बनाएगा, स्नेह संबंध बनाएगा ना, ठीक है ना साथियों। क्या देख सकते हैं आप, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, यानी सामाजिक संबंध और क्या होगा,
प्रेम और स्नेह मतलब सौहार्दपूर्ण कह सकते हैं आप संबंध बनाएगा, ठीक है ना। जिसमें आप देख सकते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप फ्रेंड्स, यानी वैवाहिक संबंध। इंटीमेट रिलेशनशिप को यहीं से जोड़ सकते हैं आप, वैवाहिक संबंध हुआ। फिर आप देख सकते हैं मित्र बनाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें जो है वो मैस्लो के तीसरे लेवल पर जाती। अच्छा देखिए, प्रश्न बनने की स्थिति होगी यही साथियों कि जैसे मान लीजिए प्रश्न बन गया कि अब्राहम मैस्लो का वह कौन सा लेवल है जिसमें व्यक्ति पारिवारिक संबंध वैवाहिक संबंध बनाता है, मित्र बनाता है, तो आप अगर जानते रहेंगे तो तुरंत आप कह देंगे कि यह जो होता है तीसरा लेवल है, जिसमें सामाजिक संबंध यानी बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स की आवश्यकता जो होती है वो अब्राहम मैस्लो के दिए गए हायरार्किकल थियरी ऑफ नीड्स में तीसरे लेवल पर आता है। उसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट पर साथियों, तो आप देख सकते हैं यह है स्टीम नीड्स, यानी स्टीम नीड्स की बात करें तो यहाँ आ जाता है सम्मान, यहाँ आ जाता है साथियों स्वाभिमान। मतलब जब आप यहाँ पहुँचते हैं, जब आप पारिवारिक संबंध और फ्रेंड्स बना लेते हैं यानी बिलोंगिंग्स एंड लव नीड्स आपको मिल जाता है, तो आप चाहते हैं सम्मान, आपको चाहिए स्वाभिमान, ठीक है ना। तो यहाँ पहुँचने के बाद आपको प्रतिष्ठा की ज़रूरत पड़ती है। आप जो अचीव किए हैं उसे मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना साथियों। और अंत में आप पहुँचते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, जिसे आप कहते हैं आत्मसातीकरण। हिंदी की बात करें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आत्मसिद्धिकरण। और आत्मसिद्धिकरण की पर जब आप पहुंचते हैं तो आपने अपने जीवन में जो चीज़ें सर्वोच्च लेवल पर रखी है, जो सबसे मतलब आप चाहते हैं कि बस ये हम प्राप्त कर लें, मतलब समाज में सबसे सर्वोच्च पद प्राप्त कर लेने की स्थिति जो होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। जैसे बात करें सचिन तेंदुलकर ने, अगर बात करें उनके शतकों की, उनके हंड्रेड्स की, तो उन्होंने 100 शतक लगाए हैं, ठीक है। तो अब कोई क्रिकेटर होगा तो अगर वो शतक लगा रहा है तो उसके अचीवमेंट्स की जो एकदम पीक लेवल का टारगेट होगा वह यही होगा कि वो 100 शतकों को पार कर ले। और जब वह नेक्स्ट कोई प्लेयर जो है वो 100 शतकों को पार कर लेगा तो आप देखेंगे कि वह हो जाएगा उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मसिद्धिकरण। मतलब उसने अपनी उपलब्धियों को पीक लेवल पर पहुंचा दिया, ठीक है ना। ये साथियों रहा मैस्लोज पिरामिड, जिसमें इन्होंने अपने 5 स्तर दिए। पहला स्तर की बात करें तो फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई, दूसरी की बात करें साथियों तो सेफ्टी नीड्स हो गई, तीसरी की बात करें तो बिलोंगिंग्स एंड लव नीड्स हो गई, चौथे की बात करें तो एस्टीम नीड्स हो गई। एस्टीम नीड्स मतलब सम्मान या स्वाभिमान की लड़ाई जिसे कहते हैं, आवश्यकता जिसे कहते हैं। और पांचवें की बात करें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मसिद्धिकरण हो जाता है। साथियों यह मैस्लो पिरामिड्स जो है या मैस्लो का जो ग्राफ है यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है साथियों। यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जो है वो मात्र एक स्लाइड से कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा है, इसके एग्जाम्पल्स को देखा है, तो आपको 1 नंबर आज की क्लास से, आज के इस पेज से ही मिल जाएंगे साथियों। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, जैसे आप देख सकते हैं कि नीचे के 2 जो होते हैं इन्हें हम, नीचे के 2 लेवल जो हैं इन्हें हम बेसिक नीड्स कहते हैं, ठीक है ना। आधारभूत आवश्यकताएं जो होती हैं वो निचली 2 होती हैं, यानी खाना पीना और सुरक्षा। फिर उसके बाद आप जाएंगे इसके ऊपर के 2 लेवल जो होते हैं ये होते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स यानी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं। अब कैसे हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप और फ्रेंड्स जो होते हैं ये आपको क्या भावनाओं पर ही तो चलते हैं। फिर आप देख सकते हैं स्टीम नीड्स यानी जिसे आप कह सकते हैं स्वाभिमान या सम्मान की आवश्यकताएं जो होती हैं, ये भी तो आप एक इमोशन ही तो है आपका। तो इमोशन जहाँ है ये 2 चीज़ें जो होती हैं वो साइकोलॉजिकल नीड्स में चली जाती हैं। और सबसे ऊपर जिसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, आत्मसिद्धिकरण कहते हैं साथियों, यह आपका आता है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, यानी यह आप स्वयं वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है ना साथियों। यह रहा आपका मैस्लोज पिरामिड, ठीक है ना। अच्छा कुछ चीज़ें और भी हैं
इसमें जो हम बता देते हैं ये चीज़ें आपको मैंने बता रखी, ये आप जो देख रहे हैं, ठीक है ना। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, स्नेह या अपनत्व की आवश्यकताएं, स्वाभिमान या अहंकार की आवश्यकताएं, ठीक है ना। फिर आत्म विकास की आवश्यकताएं, ये चीज़ें आपने इससे पहले देख ली। आपको केवल इतना देखना है कि अगर व्यक्तिगत आवश्यकता की बात करें साथियों और सांगठनिक, एक मिनट मित्रों, एक मिनट साथियों, बस हम वापस आते हैं, आ गए हैं अपनी क्लास पर। हाँ, और बात करें सांगठनिक आवश्यकता क्रम की, तो इन दोनों क्रमों को, व्यक्तिगत आवश्यकता क्रम और सांगठनिक आवश्यकता क्रम को आपको अपने दिमाग में बनाए रखना है। अब देखिए, केवल आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंशियल हैं, आपको याद हो जाएंगी। जैसे देखिए, सबसे नीचे, अब अच्छा व्यक्तिगत आवश्यकता क्रम की बात करें तो यह नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और सांगठनिक आवश्यकता क्रम की बात करें तो वह नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है ना। तो आइए पहले हम व्यक्तिगत आवश्यकता क्रम को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले भूख आएगी। जब आपकी भूख मिट जाएगी तो आप क्या करेंगे, आय का अस्थायी स्रोत बनाएंगे, ठीक है ना। आय का अस्थायी स्रोत बनेगी, यानी आय के अस्थायी स्रोत मतलब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित होने का प्रयास करेंगे, ठीक। फिर आप मित्र बनाएंगे, मित्रता होगा, वैवाहिक संबंध बनेंगे, आपके प्रेम संबंध होंगे, ठीक है। फिर आप जब मित्रता आपकी हो जाएगी तो आप पद और प्रतिष्ठा यानी समाज में सम्मान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आत्मसंतुष्टि, यानी आपका जो आपके जीवन में सबसे पीक लेवल का टारगेट है उसे अचीव कर लेंगे तो आप आत्मसंतुष्टि को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, आ जाइए आप सांगठनिक आवश्यकता क्रम में। तो मैंने बताया कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो क्या है, सबसे पहले ऊपर की जाएंगे तो ये लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है ना। लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद आप देखेंगे किस पद शीर्षक हो जाता है कि आपने कौन सा पद पाया। मान लीजिए आप टीचर हैं या कोई ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। राजनेता हैं, अभिनेता हैं, ठीक है ना। फिर सहयोगियों के साथ आपके मधुर संबंध हो गए। फिर पेंशन योजना, मान लीजिए कि आप पढ़ लिख करके SDM, आप पढ़ लिख करके DM बन गए, ठीक है ना। DM बन गए तो ये DM बनना आपकी लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, और लक्ष्य की प्राप्ति DM बनना हो गया। अच्छा, आप बने क्या हैं, यानी पद शीर्षक आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM, ठीक। अब जब DM बन गए तो नीचे आप आएंगे तो आपके सहयोगियों के साथ जो संबंध होने चाहिए वो मधुर होने चाहिए, ठीक। अच्छा, फिर क्या है, जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो आप क्या स्थिति बनेगी कि आपको क्या चाहिए, पेंशन योजना चाहिए, यानी पेंशन वगैरह मिलनी चाहिए, और लास्ट में जो होता है वो मूल वेतन है। तो ये आपका सांगठनिक आवश्यकता क्रम है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, और व्यक्तिगत आवश्यकता क्रम जो है मित्रों वह नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। ये दो पेजेज जो हैं वो अपने दिमाग में आप बिल्कुल अस्थायी रूप से बिठा रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 1 नंबर पक्का है साथियों। आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें जो इससे संबंधित हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, प्रेरणा देने वाले घटक, इंस्पिरेशनल फैक्टर्स, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्रेरित करती हैं, ठीक है ना। पहले की बात करें तो स्टिमुलस यानी उत्तेजना। उत्तेजना क्या है साथियों, किसी कार्य को करने की तीव्र इच्छा, ठीक है ना। किसी कार्य को करने की तीव्र इच्छा जो है यही आपकी क्या है, स्टिमुलस है ना। उसके बाद मित्रों आकांक्षा, एम्बिशस है, ठीक है ना। एम्बिशस की बात करें तो इसका उत्तेजना से सीधा संबंध है मित्रों। हम उस स्थिति में उत्तेजित होते हैं जब हम देखते कुछ और देखना कुछ और चाहते हैं। साथियों आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से, मज़ेदार एग्जाम्पल के माध्यम से आकांक्षा को समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कि आप विद्यालय में गए और आप देखना चाहते हैं बबीता कुमारी को,
और बगल में जो है वो सविता कुमारी बैठी हूँ, यानी आप बबीता को नहीं देख पा रहे हैं सविता की वजह से, ठीक है ना। तो आपकी आकांक्षा क्या है, बबीता कुमारी, लेकिन आपको दिख क्यों रहा सविता कुमारी, यानी आप जिसे देखना चाहते हैं बबीता कुमारी को, वही आपकी आकांक्षा है, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आप आकांक्षा को समझ पाए होंगे, एम्बिशस क्या है, ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाइए प्रोत्साहन यानी एनकरेज। आपने कोई कार्य किया, आपको पुरस्कार स्वरूप कुछ प्राप्त हो गया, तो आप क्या होंगे, प्रोत्साहित हो जाएंगे, एनकरेज रहेंगे, ठीक है ना। प्रोत्साहन लक्ष्य तक पहुंचने के साधन होते हैं। इनका स्वरूप पुरस्कार के रूप में भी तथा संकेत के रूप में भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे दंड की। तो दंड यानी पनिशमेंट की, तो दंड एक उद्दीपक के समान है जिससे व्यक्ति अपने बचने का प्रयास करता है अथवा उससे दूर भागता है। मतलब सीधा से कि अगर चीज़ें आप गलत करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा, तो आप उससे दूर भागने का या उससे बचने का प्रयास करेंगे हमेशा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और नेक्स्ट है मित्रों अधिगम। क्या है, अधिगम यानी लर्निंग। तो लर्निंग की बात करें तो यह जो होता है मित्रों, यह आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करती है। जैसे आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं साथियों। जैसे एक बच्चा जब साइकिल चलाना स्टार्ट करता है तो आप देखते हैं कि साइकिल पर बैठ जाता है, तो पीछे से कोई वयस्क, कोई बड़ा उसे साइकिल सिखाता है। धीरे धीरे जब वो साइकिल चलाना शुरू करता है तो आप देखते हैं जब बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में रहता है तो वो पायदान पर अपने पैरों को रखता है, तो उसका सर जो है वो ऑटोमेटिक नीचे की तरफ चला जाता है, पायदान की तरफ, ठीक है ना। अभी देखिए वो सीख रहा है साइकिल चलाना, और जब वो सीख जाता है तो उसके अंदर एक अस्थाई परिवर्तन आता है। क्या, कि अब वह बच्चा पायदान की तरफ कभी नहीं देखता कि उसका पैर जो है वो पायदान पर है कि नहीं। यह उसके अंदर अस्थाई परिवर्तन हुआ। वह बच्चा जो है वो बिना पायदान देखे ही पायदान मारता है और साइकिल जो है वो चलती है, और यह जो है उसमें चेंजेज हो जाता है, और यह दर्शाता है कि बच्चा जो है वो साइकिल को चलाना सीख गया, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अधिगम जो है वो आसानी से समझ आया होगा। आइए साथियों कुछ महत्वपूर्ण बातें अधिगम से संबंधित देख लेते हैं। जैसे देखिए, सीखना उस बात को खोजने व जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति खोजना या जानना चाहता है, ठीक है ना। आइए अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व, ठीक है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। आइए देख लेते हैं कि मोटिवेशन में लर्निंग का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। तो बात करें कि अधिगम में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिससे छात्र की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। बिल्कुल साथियों, क्योंकि प्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है, वह कार्य के प्रति रुचि और उत्तेजना को मेंटेन रखती है। और जब रुचि और उत्तेजना में यानी एक्साइटमेंट आपकी उस कार्य के, उस वर्क के प्रति जो है वो मेंटेन रहेगी, तो आप देखेंगे कि आप उस कार्य के प्रति स्किल अच्छी प्राप्त कर पाएंगे, कुशल अधिक हो पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं कि आवश्यकताएं कौन कौन सी, महत्व कौन कौन सा है, ठीक है ना। तो पहले महत्व की बात करें तो अभिप्रेरणा छात्रों में उत्सुकता या जिज्ञासा उत्पन्न करती है। बिल्कुल साथियों, अगर बच्चा मोटिवेट नहीं रहेगा तो कार्य के प्रति उसकी इच्छा जो है, क्यूरियोसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे यह छात्रों को लक्ष्योन्मुख बनाता है। जो टारगेट सेट किया है, अगर टारगेट के प्रति बच्चा मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो धीरे धीरे वो टारगेट की ओर नहीं बल्कि टारगेट के विपरीत दिशा की ओर चला जाएगा, ठीक है ना। फिर आप देख सकते हैं यह छात्रों की सीखने की अभिरुचि को बढ़ाता है ना। मोटिवेशन जो है वो व्यक्ति को के इंटरेस्ट को जो है वो हमेशा बढ़ाता रहता है, इंक्रीज करता रहता है, ठीक है ना। फिर है यह छात्रों को कार्य के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रदान करता है तथा निरंतरता की प्रवृत्ति को बनाए रखता है। बिल्कुल सही है साथियों, आंतरिक रूप से आपको क्या करता है, आंतरिक रूप से तैयार करता है कि आप अपने कार्य के प्रति हमेशा चार्ज रहें, हमेशा एक्साइट रहें, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। उसके बाद बात करें साथियों कि अभिप्रेरणा
शिक्षकों की शिक्षण शैली को सरल बनाती है। शिक्षक के संबंध में अब प्रेरणा के महत्व को बताया गया है साथियों कि प्रेरणा जो एक शिक्षक के लिए किस प्रकार उपयोगी, किस प्रकार महत्व रखती। तो अगर शिक्षक मोटिवेटेड है, प्रेरित है, तो वह अपनी शिक्षण शैली को सरल बनाएगा इसी की सहायता से, ठीक है ना। शिक्षण के नवीन दृष्टिकोणों एवं प्रयोगों को अपनाता रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे छात्रों में जिज्ञासा उत्सुकता का भाव उत्पन्न करता रहेगा, क्योंकि अगर शिक्षक अपने कार्य के प्रति मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो हमेशा वो उखड़ा उखड़ा सा रहेगा, मतलब वो अपने कार्य के प्रति इंटरेस्ट ही नहीं बना पाएगा तो काम क्या करेगा, है ना। और जब काम करेगा अपने मतलब मन से काम करेगा तो बच्चों में यानी टीचिंग स्टाइल जो होगी उसकी वो इफेक्टिव होगी और बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करेगा उसके कार्य के प्रति, उसके विषय वस्तु के प्रति, है ना। फिर आप देख सकते हैं शिक्षकों को लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रेरित करना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रेरित करने से तात्पर्य है मित्रों कि क्लास में अगर कोई बच्चा आपसे कोई डाउट पूछता है तो ये नहीं होना चाहिए कि भगवान मैं ही हूँ, यानी शिक्षक को ये नहीं मानना चाहिए कि मैं ही भगवान हूँ, तू कौन होता है मुझसे प्रश्न पूछने वाला। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी सोच जो है वो एक शिक्षक में नहीं होनी चाहिए। उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है रहनी चाहिए और उसका उसे पालन करना चाहिए, ठीक है ना साथियों। आइए देख लेते हैं कि अधिगम में योगदान देने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक क्या क्या हो सकते हैं। तो अधिगम में योगदान देने वाले जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो दो प्रकार से हो सकते हैं साथियों। एक व्यक्तिगत कारक हो सकता है जिसे हम पर्सनल फैक्टर कह सकते हैं, और दूसरा जो है वो एनवायरमेंटल कारक हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है जिसे हम पर्यावरणीय कारक कह सकते हैं। आइए एक एक को हम देख लेते हैं। देखिए व्यक्तिगत कारक या पर्सनल फैक्टर की बात करें साथियों, यह आपका हो जाएगा कि शारीरिक व मानसिक दशाएं। व्यक्तिगत रूप से यानी एक व्यक्ति, बालक या किसी व्यक्ति को ले लीजिए, तो उसमें जो है वो सीखने की, ध्यान दीजिएगा कि हम पर क्या रहे हैं, अधिगम में योगदान देने वाले कार्य, यानी अधिगम में कौन कौन से चीजें ऐसी हैं जो योगदान देती हैं। तो अगर एक व्यक्ति है तो अगर कुछ वो सीखना चाहता है तो वह जब शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहेगा तभी वह उस चीज विषय वस्तु या उस चीज को सीख पाएगा, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे बुद्धि, इंटेलिजेंस सीधे सीधे प्रभाव डालती है। अगर एक एवरेज क्लास का बच्चा है, एक मंद बुद्धि बालक है, एक प्रतिभाशाली बालक है, तो आप देखेंगे कि इनके सीखने, इनकी बुद्धि जो है भाई, बुद्धि जो है वो एवरेज और प्रतिभाशाली तथा मंद बुद्धि है, इनके सीखने की गति भी जो होती है वो मित्रों अलग अलग होती है। यानी बुद्धि का प्रभाव जो है वो डायरेक्टली किस पर पड़ता है, अधिगम पर पड़ता है। फिर अनुशासन, डिसिप्लिन भी साथियों आपके बात करें कि अधिगम में प्रभाव महत्वपूर्ण रूप से डालते हैं, ठीक है ना। फिर पाठ्यक्रम की व्यवस्था और योग्यता एवं क्षमता जो होती है, आपकी जैसी क्षमता होगी, आपकी जैसी योग्यता होगी, आप उसी प्रकार से अधिगम कर पाएंगे, आप किसी विषय वस्तु पर अपनी पकड़ बना पाएंगे, आप चीज़ों को सीख पाएंगे, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, और अब बात करते हैं हम पर्यावरणीय कारक की। ऐसे कौन कौन से पर्यावरणीय कारक हैं जो आपके सीखने में, आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो बात करें पर्यावरण का प्रभाव, सीधी सी बात है कि आप पढ़ने बैठ गए तो और पड़ोस में पता चल रहा डीजे बज रहा है। अब जब पड़ोस में डीजे बजेगा तो आप कौन सी पढ़ाई कर पाएंगे। तो अधिगम में पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर कक्षा का परिवेश, सही है मित्रों, कक्षा में आपके बगल का सहपाठी जो है, आप गणित लगाना चाहते हैं, वो कह रहा है चल भैया चल गाना वाना सुना जाए, वो आपको गाना सुना रहा, तो कक्षा का परिवेश जो है अगर अच्छा नहीं होगा तो आप अधिगम नहीं कर पाएंगे। सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण, बिल्कुल साथियों, मैंने अभी आपको बताया कि आपके पड़ोस में अगर डीजे बज रहा है तो आप कौन सी पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर अभ्यास एवं परिणाम पर बल, फोकस ऑन प्रैक्टिस एंड रिजल्ट। मित्रों मान लीजिए आपने अपनी क्लास में आज मैथ्स के कुछ रूल्स पढ़े, मैथ्स के रूल्स पढ़ने के पश्चात अगर आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं की तो आप उसे आसानी से भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस और साथ ही साथ रिजल्ट्स जो हैं ये आपके लर्निंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और लास्ट में बात करें साथियों समूह अध्ययन की, यानी ग्रुप स्टडी की, तो ग्रुप स्टडी जो है वो आपके अधिगम की गति को तीव्र कर देता है, क्योंकि एक ही विषय वस्तु पर एक ग्रुप स्टडी में कई प्रकार से सोचने वाले लोग होते हैं,
जो कि आपको किसी विषय वस्तु पर कई प्रकार से चीज़ों को बता सकते हैं। साथियों, ये रही आपकी क्लास, जो कि अभिप्रेरणा एवं अधिगम से थी। यह क्लास साथियों आपकी 1 से, विश्वास कीजिए हमारा 1 से 2 नंबर जो है वो कहीं नहीं गया। ये क्लास आपको 100% गारंटी के साथ दे। साथियों, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट कुछ नया ले करके, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। साथियों, धन्यवाद।